नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा में आपका फिर से स्वागत है। आज जो किस्सा हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं उस किस्से का नाम है वेडिंग कार्ड। तो चलिए बनिए इस किस्से का हिस्सा। अमितेश सूद वेड्स रागिनी मनोजा। एक सिंपल लेकिन एलिगेंट सा वेडिंग कार्ड था ये। और जैसे ही मैंने फ़ोन पर बात करना शुरू किया, जिस मेज़ पर फ़ोन रखा था उसके साथ ही ये कार्ड भी रखा था। तो अक्सर आप फ़ोन पर बात करते करते इधर उधर अगर कुछ पढ़ने को मिल जाए तो उसे पढ़ने भी लगते हैं, स्वाभाविक सी बात है। खैर, मैं आज शाम ही शिमला पहुंचा था। जून का महीना था, गर्मियों की छुट्टियां थी, तो अगर आपको ऐसे में सपरिवार अपने होम टाउन आने का मौका मिले तो ये बढ़िया प्लान हो जाता है। तो गर्मी की छुट्टियां, सपरिवार आने का मौका और शिमला जैसी जगह पर होम टाउन। अक्सर दिल्ली में जो मेरे साथी हैं वो काफ़ी जेलस फील करते थे कि देखिए आप तो शिमला निकल जाते हैं। तो मैं उनसे कहता था कि देखिए, शिमला जाना कोई घूमने जाना या हिल स्टेशन पर जाना नहीं है, मेरे लिए ये घर वापस जाना है। बहरहाल शिमला में हमारा पुराना घर है, अंग्रेज़ों के समय का घर है, जंगल के ठीक बीच अनाडेल रोड पर छोटा सा मोहल्ला हाइडवेल, जहाँ पर हमारा घर है और माँ बाप वहीं रहते हैं। दूसरी बात यह है कि हर घर में कुछ ना कुछ अपना एक पिक्यूलियर सिग्नेचर रहता है। हमारे घर में भी वेडिंग कार्ड्स को जमा करना या वेडिंग कार्ड्स इधर उधर बिखरे हुए दिखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वेडिंग कार्ड्स इकट्ठा करना कोई हॉबी है किसी की, पर इसका यूज़ निकाल लिया जाता है। अगर कोई बहुत ही बेहतरीन बढ़िया ग्रामेज वाला वेडिंग कार्ड है तो उसे डस्ट पैन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पतला दुबला वेडिंग कार्ड हो तो उसे 2-3 बार तरोड़ मरोड़ कर मेज़ के नीचे घुसा दिया जाता है उसका संतुलन ठीक करने के लिए। बहुत से वेडिंग कार्ड हमारे घर में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह भी काम करते हैं। जिस तरफ कुछ नहीं लिखा होता उस तरफ टेलीफोन नंबर नोट कर दिए जाते हैं। तो मैं इस बात को लेकर हैरान था कि अभी इस वेडिंग कार्ड के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहरहाल फ़ोन पे बात की, दोस्त का फ़ोन था और अक्सर मेरे शिमला पहुंचते ही हम यार दोस्त मिलने जुलने का कार्यक्रम बना लेते हैं। और कहीं कहीं बार मोबाइल का नेटवर्क यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए लैंडलाइन पर बात करने का प्रचलन है। तो हमने अगले दिन का कार्यक्रम तय किया और फ़ोन रख दिया। मैं जब शिमला में रहा करता था, जब स्कूल और कॉलेज के दिन थे, तो मुझे अपना ये घर और ये घर के आसपास का इलाका बेहद पसंद, क्योंकि एक शेड्यूल था, एक रूटीन थी जो हम फॉलो करते थे यहाँ पर। तो इस बार मैं ये प्रण बना कर आया था कि चाहे हम दिन भर जितनी भी मस्ती करें यार दोस्त, पर मैं सुबह उठकर अपनी मॉर्निंग वॉक, अपनी जॉग, अपना कार्यक्रम इस बार ज़रूर पूरा करूँगा। अक्सर जब आप छुट्टियों पर जाते हैं तो आप थोड़े से लथार्जिक हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, लेकिन मैं इस बार मन बना कर आया था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हम हफ्ता 1.5 हफ्ता यहाँ रुकेंगे। दूसरी बात यह है कि शिमला में जहाँ पर मेरा घर है, ये इलाका अभी भी पूरी तरह से एकांत है। कैनेडी हाउस से अनाडेल रोड पे आएँ या चौड़ा मैदान जहाँ सिसिल होटल है वहाँ से आप अनाडेल रोड पर आएँ तो अनाडेल रोड की स्टार्टिंग में ही हमारा ये घर है और फिर ये रास्ता जो है नीचे अनाडेल की तरफ जाता है। अनाडेल में आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर आर्ट्रेक है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह भी है। एक समय शिमला वेस्टर्न कमांड हुआ करता था, फिर वेस्टर्न कमांड में आग लगी। उसके बाद बहुत समय तक यहाँ कोई महत्वपूर्ण आर्मी की गतिविधि नहीं रही, पर अब यहाँ पर आर्ट्रेक सेंटर है।
अनाडेल ग्राउंड को अगर आप देखेंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि जंगल के बीचों बीच इतना विशाल मैदान हो सकता है। इसके अलावा अनाडेल में शिमला का एकमात्र हेलीपैड भी है। तो अक्सर जितने भी वीआईपीज आते हैं शिमला, वो इधर ही हेलीपैड पर उतरते हैं और फिर इसी सड़क को ले वो शिमला शहर में एंट्री करते हैं। तो इन सब के चलते ये जो कैनेडी हाउस से अनाडेल का रोड है, ये आरक्षित रोड है। यहाँ पर हर एक आदमी अपना व्हीकल या गाड़ी नहीं ला सकता। केवल वही लोग जो या तो नीचे आर्ट्रैक सेंटर में काम करते हैं या जिनके घर हैं इस रोड पर, उन्हें इजाज़त है अपनी गाड़ी लाने की। तो इन सब के चलते टूरिस्ट सीज़न में भी हमें बिल्कुल यहाँ भीड़ भड़क्का नहीं मिलता और यहाँ पर आकर आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल प्रकृति की गोद में हैं, आसपास हरे भरे देवदार हैं। तो जब मैं स्कूल कॉलेज में था, पढ़ाई के अलावा मैं स्पोर्ट्स में भी था। तो अगर शाम को हमारे स्पोर्ट्स के कैंप हुआ करते थे तो सुबह का समय अक्सर आपको अपनी फिटनेस के लिए मिल जाता था। तो अपने घर के ऊपर से मैं दौड़ना शुरू करता था। आर्ट्रैक जहाँ पर है अनाडेल ग्राउंड, वहाँ तक जाता था दौड़कर, और वहाँ पर जितने भी ऑब्स्टेकल कोर्स हैं, उस समय आर्मी के जो लोग थे वो हमें मना नहीं करते थे, हम छोटे बच्चे थे। तो इस वजह से ये रूट, ये रास्ता मेरे दिल के बहुत नज़दीक भी है। तो मन था कि अब इस बार शिमला हफ्ते डेढ़ हफ्ते के लिए आए हैं तो अपने इसी शेड्यूल को किया जाए और आलस को थोड़ा दूर रखा जाए। तो जैसा कि प्रण किया गया था, अगले दिन सुबह मैं ठीक 6 बजे उठा भी, और किसी को ना डिस्टर्ब करते हुए मैंने अपने आप को अपनी रनिंग गियर में डाला और एक बार फिर पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए मैं इस सड़क पर आ गया। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं या आपका फिटनेस का कोई रिजीम या शेड्यूल है, तो आप ये जानते हैं कि आप अपने रिजीम को धीरे धीरे शुरू करते हैं। आपका एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोसेस होता है। तो जैसा कि जब भी मैं रनिंग शुरू करता हूँ, मैं पहले धीरे धीरे वॉक करता हूँ, फिर उस वॉक को जॉगिंग में बदलता हूँ और फिर जॉगिंग रनिंग में बदल जाती है। तो मन में वही पुरानी बातें लिए, पुरानी यादें लिए मैंने अपने शेड्यूल को शुरू किया। धीरे धीरे वॉक किया। वॉक करते करते सबसे पहले मैं HPSCB के ऑफिस तक पहुंचा, जो कि घर के बाद दूसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग है। HPSCB ऑफिस के बाद एक दो बंगलोज दिखाई देते हैं आपको लेफ़्ट तरफ पे, जो कि या तो किसी एक्स सर्विस पर्सन के हैं या कुछ ऐसे लोगों के हैं जो अब शायद प्लेन्स में बस गए हैं और घर को केयर टेकर्स के भरोसे छोड़ दिया है। तो धीरे धीरे वॉकिंग को जॉगिंग में बदला और इससे पहले कि मैं तेज़ भागना शुरू करता, वो आखिरी मकान कर्नल साहब का आया, जिसके बाद फिर अनाडेल तक कोई भी रिहायशी इलाका नहीं है। दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ देवदार के हरे भरे विशालकाय पेड़ हैं। और ऐसे में जब आप इस तरह की जगह पर भागते हैं या वॉक करते हैं तो आपको सच में बहुत आनंद आता है। जून का महीना, जहां बाकी सब जगह गर्मी की मार, शिमला में और ख़ास तौर पर इस इलाके में ठंडी ठंडी हवा और बेहतरीन मौसम का लुत्फ़ आप उठा सकते हैं, और मैं वही कर रहा था। तो जैसा कि मैंने बताया कि वो जो कर्नल साहब की कोठी आती है, बंगलो आता है, उसके बाद फिर अनाडेल तक रास्ते में कोई रिहायशी इलाका नहीं है। हाँ, एक दो जगह से पगडंडियाँ उतरती हैं, छोटे रास्ते उतरते हैं जो आसपास जंगल में जो छोटे छोटे कुछ एक गांव हैं उन तक आपको पहुंचाते हैं। हालांकि टूरिस्ट स्पॉट्स बीच में कुछ बनाने की कोशिश हुई थी। एक ऐसी ही जगह है जिसका नाम है ग्लेन, जिसके लिए भी बीच से एक रास्ता उतरता है। वहाँ पे एक छोटा झरना हुआ करता था और बचपन में हम वहाँ पिकनिक मनाने जाया करते थे। उस समय कुछ टूरिस्ट लोग भी वहाँ जाया करते थे, पर जब से वहाँ पर एक वाटर प्रोजेक्ट बना तो वो झरना सूख गया और ग्लेन धीरे धीरे
टूरिस्ट स्पॉट नहीं रहा। हालांकि शिमला के इंफॉर्मेशन बोर्ड पे अभी भी आप ग्लेन को एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह देखेंगे ज़रूर। तो ग्लेन मोड़ को पार किया, पार करते करते आगे चलने लगा और इस रास्ते पर इस सब के अलावा एक क्रीमेशन ग्राउंड है और बीच में छोटे छोटे गांव आपको दिखते हैं सड़क के नीचे की तरफ। तो अब मेरी वॉक जॉग में और जॉग रनिंग में बदल चुकी थी और अब मैं अनाडेल के पास था। मैं शायद अनाडेल से 1-1.25 किलोमीटर की दूरी पर था कि तभी अचानक मुझे ऐसा लगा कि कहीं से किसी घंटी की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। ये बहुत तेज़ आवाज़ नहीं थी पर बहुत ही मंद मंद मीठी सी, कहीं से जैसे घंटी बजने की आवाज़ आती है उस तरह की आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी। तो मैं अब भागते भागते हल्का सा रुका और ये जानने की कोशिश करने लगा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। अभी मुझे मालूम पड़ता कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है कि मैंने देखा कि सामने से एक प्यारा सा छोटा सा पपी चला आ रहा है मेरी तरफ। ये एक सेंट बर्नार्ड पपी था और इसको देखते ही मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि हमारे पास भी एक सेंट बर्नार्ड था जिससे हम बहुत लगाव करते थे और हाल ही में वो गुज़र गया तो उसकी यादें अभी तक थी। तो जैसे ही इस छोटे से पपी को देखा तो वो यादें फिर से हरी हो गई। तो मैं मंत्रमुग्ध हुआ और एकटक उसकी तरफ देखता हुआ उसकी ओर जाने लगा। अब जैसे जैसे मैं उस पपी के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस पपी को थामे, उसकी लीश थामे एक महिला हैं और ये जो घंटी की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी ये उसकी लीश में या उसके जो गले में जो पट्टा है उसमें एक छोटी सी बेल है जिससे ये आवाज़ आ रही थी। खैर साहब ये बहुत ही सुंदर सेंट बर्नार्ड पपी था और मुझे देख के वो भी उतना ही एक्साइटेड दिख रहा था जितना एक्साइटेड मैं उसको लेकर था। फिर भी मैंने महिला से परमिशन मांगी कि कैन आई जस्ट पेट हिम। तो उन्होंने कहा हाँ आप ऐसा कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने उस पपी को छुआ एक अजब सा कनेक्शन लगा हम दोनों को और वो मेरे साथ पूरी तरह से खेलने लगा। इस सब के बीच मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो युवती कौन है और मैं केवल इस छोटे से पपी को देख रहा था। कुछ देर के बाद उस महिला ने मुझसे कहा कि मैं बड़ी हैरत में हूँ, ब्रूनो अदरवाइज़ इतना फ्रेंडली है नहीं सबके साथ। जब महिला का ये स्वर मेरे कानों में पड़ा तो पहली बार मैंने उठ के महिला की तरफ देखा। वो एक मॉडर्न किस्म की लेडी थी। अक्सर इस तरह के टूरिस्ट आपको शिमला में देखने को मिल जाते हैं। इस इलाके में मुझे इस तरह के लोग पहले नहीं दिखे क्योंकि या तो यहाँ पर डिफेंस के लोग हैं या फिर आमतौर पे गांव के लोग इस तरीके से दे डोंट ड्रेस अप लाइक दिस। सो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कोई टूरिस्ट हो। तो मैंने उन्हें कहा कि जी क्योंकि शायद मेरे पास भी सेंट बर्नार्ड था और आई एम ऑल्सो अ डॉग लवर तो शायद इसलिए इसे भी कोई कनेक्शन मेरे साथ लग रहा होगा। तो हम दोनों हंसे और महिला ने अपना परिचय मुझे दिया कि मेरा नाम कविता है और आप कौन हैं, क्या आप टूरिस्ट हैं? तो मुझे इस बात पे हंसी भी आई और हैरत भी हुई और मैंने उनसे कहा कि जी नहीं, मैं तो यहीं पर पला बड़ा हूँ और ये तो मेरा इलाका रहा है और मैं यहाँ पे अक्सर आता हूँ और मैं तो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि शायद आप टूरिस्ट हैं। तो इस पर वो बोली नहीं, मैं भी शिमला की रहने वाली हूँ, हालांकि मैं इस एरिया से नहीं हूँ, बट अब शादी के बाद मैं यहीं अनाडेल से थोड़ा ऊपर हमारा एक रिजॉर्ट है जो मैं और मेरा हस्बैंड मिलकर चलाते हैं और मैं अक्सर अपने डॉग को वॉक कराने के लिए यहाँ पर लेकर आती हूँ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं इसी रास्ते पर कनेडी हाउस से कुछ पहले हमारा एक छोटा सा मोहल्ला है हाइडवेल जहाँ पर मेरा घर है
तो इस पर कविता, उनका नाम कविता था, तो कविता इस पर हैरानी से बोली कि अरे उस जगह पर तो हमारे भी एक अंकल रहते हैं। तो मैंने कविता से कहा कि कविता, हाइडवेल एक छोटा सा मोहल्ला है और हम सब लोग घर की तरह हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपके अंकल को नहीं जानता हूँ, तो आप मुझे बताएं कौन है आपके अंकल वहाँ। जैसे ही कविता ने अंकल का नाम बताया तो मेरी हंसी छूट गई। तो मैंने कविता को कहा कि कविता, वो अंकल आपके मेरे फादर हैं जिनकी आप बात कर रही हैं। तो ये एक छोटी सी दुनिया है, आपको मालूम भी नहीं होता, पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई आपके रिलेशन में किसी न किसी से आपका नाता निकल ही जाता है। तो इस पर कविता ने अपने फादर का नाम बताया, उनके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी, तो मुझे अब धीरे धीरे याद आने लगा कि हाँ, जिन शख्सियत की ये बात कर रही हैं वो तो मेरे फादर के कॉलीग और फ्रेंड रह चुके हैं, और पहले हम उनके घर शायद जा भी चुके हैं। और अब मुझे याद आने लगा कि शायद मैं उनके घर गया हूँ, या ये दो बहनें हैं जिस पर उसने कहा हाँ हम दो बहनें हैं। तो अब कविता भी थोड़ी कंफर्टेबल हो गई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि शायद आप उनके छोटे बेटे हैं, क्योंकि जो आपके बड़े ब्रदर हैं उनसे तो मेरी फिर भी बातचीत है, या मैं उन्हें जानती हूँ। तो मैंने हामी भरी कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। तो देखिए, छोटी सी बात और छोटी सी दुनिया। तो एक बार फिर मैंने ब्रूनो को हाय और बाय किया, कविता से विदा ली, मैं अपने रास्ते एनाडेल की तरफ, और कविता ब्रूनो को थामे कैनेडी हाउस की तरफ निकल पड़ी। एनाडेल के रास्ते में बाईं ओर अब मुझे एक क्रीमेशन ग्राउंड दिखा। क्रीमेशन ग्राउंड क्रॉस करने के बाद मैं एनाडेल ग्राउंड पहुंचा। एक बार फिर उस हरे भरे विशालकाय ग्राउंड को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। हालांकि इस बार मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। गेट पर संतरी खड़े थे जिन्होंने कहा कि अभी अंदर इंस्पेक्शन का काम चल रहा है, तो आज आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने उनसे विदा ली और कहा कोई बात नहीं, अब तो हमारा जब तक शिमला में हूँ यहाँ आना जाना लगा रहेगा, तो आज नहीं तो कल एनाडेल के अंदर जाया जाएगा। तो कुछ देर एनाडेल के आसपास के इलाकों में घूमने के बाद मैं उसी रूट से वापस अपने घर आ गया। रास्ते में मुझे एक दो जानकार लोग और मिले, और पुरानी सब यादों को ताज़ा करते हुए बहुत बढ़िया लग रहा था। घर आके ब्रेकफास्ट हुआ, फ्रेंड्स के साथ बात हुई, प्रोग्राम बना, और फिर पूरा दिन उसी तरीके की मसरूफियात में गुजरा। माल रोड जाया गया और बाकी काम निपटाए गए। और अक्सर हम ये कोशिश करते हैं कि चाहे दिन भर हम यार दोस्तों के साथ रहें, अगर शिमला में हैं तो डिनर फिर घर पर किया जाए, ताकि माँ बाप को भी लगे कि हम लोग शिमला में ही हैं।